नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कोदरे आप सभी का MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर CUT PCB ग्रुप का हम 26/5/2023 का थर्ड शिफ्ट का क्या केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो हम इस पेपर को बहुत सरल आसान शब्दों में यहां से सीखने वाले हैं और एक एक उससे रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये कोलरॉस लॉ के लिए हमारा क्या क्वेश्चन है। यहां पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो हमारे पास अनंत अनुता पर मोलर चालकताएं होती है वो उस विद्युत अपघट्ट के आयनों की मोलर चालकता पर क्या योग के बराबर होती है। मतलब उसमें जो भी हमारे आयंस हैं उनकी अनंत अनुता पर जो भी चालकताएं हैं उनका योग ही उस विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के बराबर होती है। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में वाटर है, तो वाटर के लिए हम लिखना चाहते हैं अनंत अनुता पर इसकी जो मोलर चालकता है वाटर की क्या वो इक्वल होगी वाटर के आयन की मोलर कंडक्टिविटी के योग के। तो इसके अंदर दो तरह का आयन होता है, एक तो होता है हमारे पास H+ और दूसरा हमारे पास होता है OH-। ठीक, अब हमको इस इक्वेशन को दिए गए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन से प्राप्त करना है उसके लिए हम जल्दी से सभी दिए गए कंपाउंड का अनंत अनुता पर मोलर चालकता लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक तो HCl है, तो HCl के लिए हम अनंत अनुता पर क्या मोलर कंडक्टिविटी को कुछ इस तरह से लिख देते हैं। ये हो गया अनंत अनुता पर HCl का मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, अब हमारे पास सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए हम अनंत अनुता पर मोलर कंडक्टिविटी को कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। तो यहां पर अब हमारे पास दो कंपाउंड का अनंत अनुता पर मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू हो गया। थर्ड वन NaCl है, इसके लिए हम अनंत अनुता पर मोलर कंडक्टिविटी को कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। यहां पर हमारे पास Cl-। ठीक, अब हमको इन सब इक्वेशन से सॉल्व कर क्या हमारी इस मेजर रिएक्शन को लाना है जो कि वाटर के लिए है। तो यहां पर अब हमें सोचना है कि हम किस रिएक्शन को ऐड करें, किसको सब्सट्रैक्ट करें कि हमारे पास उसका फाइनल मेजर रिएक्शन क्या कुछ इस तरह से आ जाए। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं फर्स्ट दोनों रिएक्शन को या फर्स्ट दोनों समीकरण को ऐड कर दूं और उसमें से थर्ड को माइनस कर दूं तो क्या हमारी फाइनल ये रिएक्शन आ जाएगी। देखें तो फर्स्ट एंड हमारा सेकंड ऐड होगा, देन थर्ड इक्वेशन क्या होगी, माइनस होगी, जिसमें इस तरह का हमारा कंपाउंड हो। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ NaCl HCl को ऐड किया गया जो कि गलत है। बी ऑप्शन के लिए HCl NaOH को ऐड किया जो कि हमने भी किया है, और देन NaCl को माइनस किया गया, बिल्कुल करेक्ट। हमारा सही आंसर बी होने वाला है। देखें नेक्स्ट में यहां पर HCl NH4OH जो कि हमारे पास इस रिएक्शन को नहीं देने वाला है। ठीक, अब नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट के लिए हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए NaCl प्लस HCl जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो इसका हमारा सही जो आंसर है क्या वो बी ऑप्शन है, क्योंकि वही हमारा H2O के लिए मोलर कंडक्टिविटी पर वैल्यू बनाएगा। NH4 सर क्यों नहीं लिया, अगर NH4 लेते तो उसे हम NaCl से सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, इसलिए। तो करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हमको यहां पर ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो आइए हम सारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर हमारी ट्रू स्टेटमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट है नोबल गैसेज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट
और बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा जो भी इनर्ट गैस है उनके जो एटम है उनके बीच एक वीक फोर्स काम करता है, क्योंकि वह एक स्टेबल हमारा एलिमेंट होता है और वह क्या वॉन्डरवॉल फोर्स होता है। तो पहला हमारे लिए जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑल नोबल गैसेज हैव कंप्लीटली फिल्ड NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल ये रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सभी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल या फॉलो नहीं करता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, जिसका आउटर मोस्ट जो सेल है वो NH2 को क्या बनाता है। बाकी सारा नोबल गैस क्या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, तो हम सभी के लिए ये बात कहना सही नहीं मानेंगे, इसलिए इस स्टेटमेंट को रॉन्ग देखते हैं। अगला देखें तो HCF2 HCF6 आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमारा Hc क्या है यहां पर, एक तो F2 है और HCF6 दोनों ही रंगहीन होते हैं, क्योंकि यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर हमारा पेयरिंग भी नहीं होगा, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये रंगहीन क्रिस्टल बनाते हैं। तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जीनॉन का ट्राईऑक्साइड है पिरामिडल ज्योमेट्री। तो हम यहां पर HCO3 के लिए अगर इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना चाहते हैं तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है भाई, 8 है, कोई मोनोवैलेंट कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर 4 इसका इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके लिए बॉन्ड पेयर 3 है, जिसके लिए लोन पेयर 1 है, तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 मतलब इसका शेप पिरामिडल होगा। ठीक, और हमारा ऑप्शन भी क्या पिरामिडल है। तो हमारे 4 स्टेटमेंट में से क्या 3 करेक्ट हो रहा है, बी वाला रॉन्ग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हम डी को देने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह सॉल्यूशन चैप्टर से है, जहां पर हमें 1.5 ग्राम एक अवाष्पशील विलय को 30 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर घोला गया है। विलायक का क्वथनांक 2 केल्विन से बढ़ जाता है, विलय का मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए। हमें विलायक का केवी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई हमारा जो है अणुसंख्यक गुणधर्म है, यहां पर केबी हमारा कांस्टेंट है। ठीक, यहां पर इनटू क्या मोलेलिटी आना वाला है, क्या आने वाला है, मोलेलिटी। अब यहां पर हम डेल्टा टीवी का चेंज कितना देख रहे हैं, 2 केल्विन। आई अवाष्पशील के लिए क्या ये अनअपघट्य के लिए 1 हो जाएगा। यहां पर केवी की वैल्यू 1.85 डालना है। मोलेलिटी के लिए आपको क्या यहां पर सॉल्यूट का जो है भार 1.5 ग्राम दिया है। आपको क्वेश्चन में विलय का मोलर मास निकालना है, यहां पर आप 1000 रखने वाले हैं, यहां पर सॉल्वेंट का वेट 30 ग्राम। तो अब हम इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। कैसे सर, इसको क्रिस क्रॉस कर थोड़ा सा इस वाले मामले को 2 को इधर ले आओ और बाकी सारा कैलकुलेशन करके अपन अपने क्वेश्चन के इस आंसर को बना सकते हैं। तो यहां पर अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। आप आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इजीली आने वाला है। तो आपका यहां पर जो आंसर है क्या वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन था बहुत सिंपली इसका कैलकुलेशन था, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला का यूज किया और यूज कर हमने इसका आंसर जो है 46.25 यहाँ पर क्या ग्राम मोल इनवर्स निकाला। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैच द कॉलम दिया गया है, जिसका करेक्ट मैच हमें मिलाना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से देख पा रहे हैं, जहां पर हमारे पास NiCN का होल फॉर 2 एक कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो हम यहां पर इस निकल के लिए CN को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखते हैं और यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आता है 2+। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आर्गन होगा और 3D में 8 इलेक्ट्रॉन 4s वैकेंट 4p वैकेंट रहेगा। अब मैं 3D के 8 इलेक्ट्रॉन को यहां पर अरेंज कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहां पर क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से हमको पेयरिंग मिलती है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की क्या होने वाली है, पेयरिंग। इसका मतलब यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर हम उसका मैग्नेटिक नेचर देखें तो क्या हमारा थर्ड होने वाला है। अब बाइडेंटेड लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसके लिए डेंटिसिटी 2 हो और या कहें कि दंतुकता 2 हो, तो हमारा बहुत फेमस एग्जाम्पल है यहां पर ऑक्जेलेट क्या हमारा द्विदंतुक है। अगर मैं एज अ स्ट्रक्चर बात करूं तो ये है आपका ऑक्जेलेट, जो कि एक द्विदंतुक लिगेंड होता है। कीलेट रिंग, तो सबसे ज्यादा कीलेट रिंग हमको ADTA से मिलती है। ये हमारा एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है जिसमें 5 कीलेट रिंग बनाई जाती है, बहुत फेमस एग्जांपल है। अगला है निकल Cl4 2-। तो यहीं पर अपन निकल को समझते हैं। पहले अपन ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से समझा था, अब हम इसको वीक फील्ड लिगेंड से समझते हैं। तो जब मैं वीक फील्ड लिगेंड यहां पर लगाता हूं तो ये वाली पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब ये है कि यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसका मतलब इसका नेचर पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सही मिलाव। तो ए का थर्ड हमको क्या ये ए और सी से मिल रहा है, तो अब हम 2 को यहां से हटाकर क्या इन दोनों पर ही आगे बढ़ेंगे। यहां बी के लिए हमारे पास बी का सही क्या फोर्थ है, तो अब बिना देरी करे हम ए को लगाएंगे। ठीक, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कौन से 2 संक्रमण तत्व समान 3D इलेक्ट्रॉन विन्यास के हैं, मतलब डी के अंदर किसके पास सेम इलेक्ट्रॉन है। तो आइए हम फटाफट कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। Mn हमारा क्या एटॉमिक नंबर 25 रखता है, तो मैं इसका क्या Mn3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। यहां पर ऑर्गन होने वाला है, यहां पर हमारे पास 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और D का 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 3D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। Fe2+ की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 24 रहने वाले हैं, और अगर मैं उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं तो 3D 6 आएगा। अगर Mn2+ की बात करता हूं तो Mn2+ के लिए हमारे पास क्या यहां पर 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएं और 23 के साथ अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाए तो 3D 5 रहने वाला है। अगर हम Fe3+ के लिए बात करते हैं तो Fe3+ 26 मतलब वापस 25, यहां पर हम 3 इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या 23 का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। यहां पर हम आर्गन 3D के अंदर क्या, जब हम इन 23 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 3D क्या आने वाला 5। अब क्रोमियम +3 के लिए बात करें तो ये 24 एटॉमिक नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पर 21 आएगा, जो कि 4s1 से 1 और 3D से हमारे कितने जाएंगे 2, तो 3D क्या बचने वाला 3। तो अब हमारे पास समान 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्या 2 ही आयन दिख रहे हैं, जिसमें एक Mn2+ है और एक Fe3+।
तो इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होने वाला है? तो सी और डी जो कि हमारे लिए करेक्ट है वह हमारा आंसर है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वह संलयित क्रायोलाइट में घुलनशील Al2 के विद्युत अपचयन के लिए CF2 की अल्प मात्रा डाली जाती है। तो भाई हमारा ये जो बॉक्साइट है जिससे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को प्योर कराते हैं, तो इसकी कुछ सिंपली मेथड है मेटलर्जी की, जिसमें हम सबसे पहले इसको तोड़कर या इसको पीसकर, ठीक, इसकी ग्राइंडिंग कर क्या हम अयस्क का सांद्रण करते हैं। फिर हम इस अयस्क सांद्रण से अगली नेक्स्ट स्टेप में क्या अयस्क का ऑक्साइड और अयस्क ऑक्साइड का आगे हम अपचयन कर मेटल और फिर मेटल का प्यूरिफिकेशन कर प्योर मेटल। इस तरीके से हमारे पास क्या मेटलर्जी की कुछ स्टेप्स होती है जिसमें हम यहाँ पर इस मेटल ऑक्साइड के साथ क्रायोलाइट और CF2 मिलाते हैं। इसके मेटल ऑक्साइड के साथ हम लोग क्या क्या मिलाते हैं? तो यहाँ पर हम Na3AlF6 और साथ में क्या मिलाते हैं? CaF2। क्यों मिलाया जाता है सर? ताकि बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट कम किया जा सके, इसको कम ताप पर गलाया जा सके और इस मेटल को गुड कंडक्टर या चालक अच्छा बनाया जा सके। इन दोनों कामों के लिए क्या हम इन दोनों चीजों का यूज करते हैं। तो आइए इसको अपने ऑप्शन में देखें। तो एनोड पर कार्बन के ऑक्सीकरण की दर को कम करने के लिए ये वाला स्टेटमेंट हमारे लिए सही नहीं है। उत्प्रेरक की तरह कार्य करने के लिए ये भी करेक्ट नहीं है। संलीन मिश्रण को चालक बनाने के लिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही है। गलित का संलयन तापमान कम कराने के लिए यह भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब हमारे पास इसका सी और डी बिल्कुल सही है, जो कि क्या हमारे पास डी ऑप्शन के अंदर है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है विलयन के पीएचओ पर निर्भर करते हुए KMnO4 विलयन का PQR में अपचयित होता है। ठीक है, अब हमारे पास pH लेस देन 7 पर यह रंगीन पदार्थ होता है और P में अपचयित होता है। pH 7 पर भूरे रंग का अपक्षेप Q बनाता है और pH ग्रेटर देन 7 pH पर हरे रंग का विलयन बनाता है, PQR होगा। तो बच्चों इसका मैं एक बहुत सिंपली आपको क्या ट्रिक देने जा रहा हूं, जिससे कभी भी KMnO4 का किसी भी मीडियम के लिए किस तरह का चेंज आया है आप क्वेश्चन देखकर ही आंसर लगा सकते हो। तो इसका सर ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक हम बना 135 से याद करते हैं। अर्थात कहने का अगर बेसिक मीडियम है तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 से चेंज होकर आएगा, न्यूट्रल मीडियम है तो 3 से और एसिडिक मीडियम है तो 5 से। अब ये उस मीडियम के लिए इसके ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये किस मीडियम से कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह भी हम यहां से इस ट्रिक से बता सकते हैं। तो अब हमारे पास तीनों का चेंज आ गया। तो हम बात कर रहे हैं pH लेस देन 7 मतलब एसिडिक मीडियम की, वहां पर चेंज कितने का आएगा भाई? 5 का। तो सबसे पहले हम KMnO4 का नॉर्मल स्टेट में एमेन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 7 बनाते हैं। मतलब मुझे चेंज क्या 5 का करने के लिए सामने वाले एमेन पर 2 का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर ए और हमारा डी ही ऑप्शन है जो इस क्या आंसर को मैच कर रहा है। तो हमारे पास एसिडिक मीडियम में क्या KMnO4 का Mn+2 में चेंज होगा। अब न्यूट्रल के लिए हमें 3 का चेंज कब मिलेगा? जब Mn पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या +4 हो। तो यहां पर चेक करो, तो यहां पर Mn पर कितने का आ रहा है? +4 का। यहां पर भी चेक करो तो Mn का +4, मतलब अभी तक दोनों ही सही हो रहे हैं।
पर हमने यहाँ पर MnO2 और ऑब्लिक में MnO4 दोनों लिखा है। अब हमारा फाइनली जाने वाला है बेसिक मीडियम के अंदर, जहां पर ग्रेटर देन pH7 है। अब यहां पर एक का चेंज, मतलब सामने वाले Mn के ऊपर +6 का चार्ज हो तभी क्या हमें एक का चेंज आएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर Mn का मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला +6 और यहां पर निकाला +4, तो 7 में से 6 को घटाएं तो क्या हमारा यहां पर चेंज 1 का आ जाएगा। मतलब कहने का यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हमको दिखने लगा है, पर यहां पर चेंज निकालेंगे तो 3 का आएगा, जो कि बेसिक मीडियम के लिए सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या ए ऑप्शन होने वाला है। फिर से मैं कह रहा हूं, ये ट्रिक याद रखना, आपके क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक स्ट्रक्चर दी गई है जो कि हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल का है, जिसको हम एस्प्रिन का स्ट्रक्चर मानते हैं। और एस्प्रिन हमारा एक क्या पीड़ाहारी या हमें फीवर के समय उपयोग में लाई जाने वाली एक मेडिसिन है, जिसको एनाल्जेसिक भी कहते हैं। तो इसका सीधा आंसर हम लोग क्या इस स्ट्रक्चर के लिए एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जो कि एस्प्रिन का क्या केमिकल फॉर्म होता है, जिसका यूज हम पीड़ाहारी एनाल्जेसिक के रूप में करते हैं। एंटीसेप्टिक भाई, ये हमारे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाला मेडिसिन होता है, या कहें कि ये एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसको हम सेलोल डेटॉल के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पर एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न की जाती है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसका सबसे फेमस एग्जांपल है पेनिसिलिन। ठीक, पेनिसिलिन क्या हमारा इसका फेमस एग्जांपल है। अगला है पेस्टिसाइड, डीडीटी कीटनाशी के रूप में यूज करते हैं, बीएससी, ये सब पेस्टिसाइड होते हैं। बट हमारे लिए यहाँ पर जो दी गई स्ट्रक्चर एस्प्रिन की, वो एक एनाल्जेसिक है, जो कि पीड़ाहारी मेडिसिन होता है। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, वे तत्व जो साधारण आयनों में विघटित नहीं होते। तो यह भी हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पर हमें कुछ सॉल्ट दिए गए हैं, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कुछ डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट जो है वाटर के अंदर कंप्लीट आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, बट हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। कारण है वहां पर कॉम्प्लेक्स आयन का होना, और कॉम्प्लेक्स आयन की पहचान है आपको क्या स्क्वायर ब्रैकेट से पहचानना है। स्क्वायर ब्रैकेट वर्गाकार कोष्टक हमारा एक कॉम्प्लेक्स आयन को शो करता है, ये 100% डिसोसिएट नहीं होते। तो शायद देख के ही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जो कि डिसोसिएट पूर्णतः नहीं होगा। ये हमारा कार्नेलाइट है, एक डबल सॉल्ट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। सी फिर से हमारे पास क्या इसके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। यहां पर एक बार डबल सॉल्ट है, इजिली डिसोसिएट हो जाएगा, हमारा पोटास एलम है। लास्ट वन हमारा मोहर सॉल्ट है, क्या यह भी डबल सॉल्ट है, इजिली डिसोसिएट हो जाएगा। बट हमारा ए और सी दोनों ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, दोनों में कॉम्प्लेक्स आयन है, दोनों ही वाटर में कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हमारे पास ए एंड सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह एक बार फिर से हमारा मैच द कॉलम है, और जो कि क्या हमारे सॉल्यूशन चैप्टर विलियन चैप्टर का क्वेश्चन दिख रहा है। तो देखें तो हमारे पास मोलरता, बहुत आसान, मोलरता होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो ए का सही मैच मुझे थर्ड में मिल रहा है। मोललता सर क्या होती है, तो विलय की मोलों की संख्या कितना विलायक के 1 किलोग्राम में, तो विलायक के 1 किलोग्राम में जितना मोल है वही मोललता है। ठीक, अणु संख्या गुणधर्म 4 तरह का होता है, जिसमें हमारे पास एक परासरण दाब भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है।
ठीक। अगला हमारे पास है अनादर्श विलयन, जो कि राउल्ट लॉ के रूल को फॉलो नहीं करते हैं और जो कि दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब इस मेज को सही चेक कर लें। तो यहां पर ए का थर्ड हमको दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए सी और डी रेस से बाहर। बी का हमारे पास फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है, आगे बढ़ना पड़ेगा। सी के लिए यहां पर सेकंड है, सी के लिए यहां पर फोर्थ है, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वह डी ब्लॉक क्वेश्चन है। यहां पर क्रोमियम के ऑक्साइड दिए हैं जिनका हमको नेचर बताना है। तो जब भी क्रोमियम के ऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखना है कि अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कम, जैसे 2 आ रहा है, तो ये एक हमारा बेसिक क्रोमियम ऑक्साइड है। अगर 3 आता है तो ये हमारा एम्फोटेरिक उभयधर्मी है। और अगर 4 या 5 या कहें कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्रोमियम, तो वह हमारा एसिडिक है। तो चेक कर लेते हैं। यहां पर हमारा क्रोमियम अगर सभी जगह देखें तो क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +2 के लिए हमने कहा है बेसिक, तो 2 हमारे जो ऑप्शन है वो रेस में आगे जाएंगे। यहां पर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो +3, यहां पर +3 के लिए मैंने क्या एम्फोटेरिक बोला है, उभयधर्मी बोला है, तो बिल्कुल हमारा सी यहां पर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। यहां पर इसका अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो +6 आ रहा है, और +6 हमारा एसिडिक होता है। 100% ये करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। ठीक। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है ये कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T90% के संबंध में T99% का मान। तो दोनों ही T के लिए हमको रिलेशन बताना है कि कौन किसके कंपेयर में कम या ज्यादा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहां पर फॉर्मूला यूज किया। पहले मैं T90 के लिए निकाल लेता हूं। तो T90 के लिए हमने फॉर्मूला लगाया 2.303, अपॉन में लिखा कि अब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, जिसका इनिशियल अमाउंट 100 था, जिसका रिमेनिंग पार्ट 10 है। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं। यहां पर आता है log 10, और log 10 का मतलब होता है हमारे पास log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक, इंटू मैंने कर दिया 1। ठीक, ये हो गया हमारे पास T90% के लिए। अब मैं यहां पर आपके सामने T क्या ले लेता हूं, 99%। सेम 2.303 अपॉन में K ले लेते हैं। log इनिशियल वैल्यू 100, रिमेनिंग होता है 1। log 100 को 1 से डिवाइड करूंगा, क्या 100 ही आएगा। तो यहां पर T99% हमारे पास 2.303K इंटू क्या, यहां पर log 100 होता है 2। log 100 होता है 2। क्लियर। अब हम दोनों को किसी को भी किसी के साथ अपॉन में लेकर क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहां पर T99% अपॉन क्या T90% ले लिया। तो T99 हमारे पास 2.303K इंटू 2 होता है, और T90 था 2.303K इंटू 1। तो इसको हम सिंपली 1 से क्या एक बार में काट दें। अब हमारे पास क्या T99% बराबर 2 इंटू T90 आने वाला है। तो 2 टाइम्स ऑफ T90 होने वाला है। तो जस्ट डबल, तो इसका सही आंसर होने वाला है डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है गलित NaCl का विद्युत अपघटन देता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में दे तो उसके जो भी आयन बने हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसको एज इट इज इलेक्ट्रोड पर जो कि अपोजिट चार्ज में है वहां पर न्यूट्रल कर क्या जमा करा दूं। ठीक, जैसे कि हमारा NaCl ब्रेक होगा किस किस में, Na+ और Cl- में। ठीक, अब ये जो है हमारा Na+
कहां पर जाने वाला है, कैथोड पर, और कैथोड पर हम सब जानते हैं रिडक्शन करेगा। हमारा Cl माइनस क्या एनोड इलेक्ट्रोड पर जाएगा, और एनोड पर हम सब जानते हैं कि क्या इसका यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? तो यहां पर अब हम Na प्लस को क्या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या Na में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो है एनोड क्या ऑक्सीडेशन कराएगा, एनोड ऑक्सीडेशन कराएगा, और हमारे पास क्या Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर Cl, और ऐसे दो Cl से हम रिएक्शन के बाद सेकेंडरी रिएक्शन कर क्या इसका Cl2 बनाएंगे। तो हमारे पास रिएक्शन में क्या क्या होने वाला है, तो रिएक्शन में हमारे पास एक तो क्या कैथोड पर Na और एनोड पर Cl2। अब कई लोग बोलते हैं सर इसमें NaOH नहीं बनेगा। अरे भाई साहब ये गलित है, मोल्टन है, यहां पर कोई वाटर नहीं है, इसलिए हमको क्या यह Na के फॉर्म में कैथोड पर मिलने वाला है और यह Cl2 के फॉर्म में एनोड पर मिलने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हमारे लिए डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण बहुलक है, बायोडिग्रेडेबल क्या हमारा पॉलीमर पूछा है। तो भाई बायोडिग्रेडेबल वे पॉलीमर है जिनको क्या यूज के बाद हम एटमॉस्फेयर में इकट्ठा नहीं होने देते हैं, ये हमारे नेचर को पॉल्यूटेंट होने से बचाते हैं। तो जिसके कुछ फेमस एग्जाम्पल में से एक हमारे पास PHVB भी है, एक नाइलोन टू नाइलोन 6B है। तो हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को भी। तो नाइलोन 66 हमारा एक कंडेंस पॉलीमर है जो कि हमारा एडिपिक एसिड और एथिलीन क्या हमारा जो हेक्सा मेथिलीन डायएमीन का क्या मोनोमर यूनिट से बना होता है। हमारा अगला PVC विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है जो कि एक एडिशन पॉलीमर होता है। और हमारा जो पॉलीथीन है वो एथीन का पॉलीमर है। ये हमारे तीनों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है। बट हमारा जो अगला है PHVB, जिसका अगर मैं यहां पर नाम लिखूं तो ये है हमारा पॉली हाइड्रोक्सी, यहां पर ब्यूट्रेट को बीटा पॉली हाइड्रोक्सी और बेलेरेट है ना, बीटा पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है हमारा बेलेरेट। और ये हमारा एक क्या बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकृत है जिसका यूज हम हड्डियों की पैकिंग के लिए करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में हम स्टोर नहीं कराते हैं। ये एक अच्छा पॉलीमर है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बाय विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसाइज। ठीक, तो भाई विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन में हम ईथर फॉर्म करते हैं। किस किस की रिएक्शन से, अल्काइल हैलाइड और हमारा सोडियम एल्कोक्साइड की मदद से। ठीक, अब यहां पर ये जो रिएक्शन है क्या वो SN2 रिएक्शन होता है, जिसमें हमारा प्राइमरी या 1 डिग्री जो हैलाइड है क्या वही इस रिएक्शन को अच्छे से परफॉर्म करता है। बाकी अदर हैलाइड से इस रिएक्शन को प्रोसीड कर पाना, ले पाना बहुत कठिन है और रिएक्टिविटी भी अन्य हैलाइड की बहुत कम होती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन में क्या होगा, मैकेनिज्म पर आते हैं। तो यहां पर मैंने एक 1 डिग्री हैलाइड लिया, क्या लिया 1 डिग्री हैलाइड, और हमने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम एल्कोक्साइड से। यहां पर से हमारा क्या सोडियम एल्कोक्साइड से यहां पर बनने वाला है अल्काइल एल्कोक्साइड, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है। और इस न्यूक्लियोफाइल का
क्या इस अल्काइल हैलाइड पर बैक साइड से अटैक होता है, और ये बैक साइड से अटैक कर क्या अपना इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाता है, और यहां पर ये अटैक तभी अच्छा होगा एक हैलाइड पर जबकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। अगर हमारा सेकेंडरी या टर्सरी हैलाइड होता है तो वहां पर SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। रीजन है उसका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, वहां पर अटैक नहीं मिलेगा ठीक से। मतलब मुझे यहां पर मिथाइल हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड लेकर क्या इस विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन की रिएक्टिविटी और प्रोडक्ट को ज्यादा मात्रा में बनाना है। ठीक, तो आइए चेक करते हैं हमारे ऑप्शन में कि अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हो और हमारा एल्कोक्साइड किसी भी डिग्री का हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमारा ये जो हैलाइड है क्या ये 1 डिग्री का है, देखें इसको ध्यान से। तो 1 डिग्री हैलाइड है, मतलब ये रिएक्शन बहुत अच्छे से मिलने वाली है। सेकेंड ऑप्शन में देखें तो ये हमारा 3 डिग्री हैलाइड है, जिस पर क्या हमारे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। सेकंड हो गया। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं, फिर से हम देख पा रहे हैं कि हमारा यहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है क्या वो 3 डिग्री हैलाइड पर क्या अटैक करने वाला है, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इतना अच्छा प्राप्त नहीं होने वाला है। ठीक, फोर्थ रिएक्शन की बात करता हूं, फिर से हमारा क्या एक 2 डिग्री हैलाइड है और इस पर हमारे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है उतना अच्छा नहीं आ पाएगा जितना 1 डिग्री या मिथाइल हैलाइड पर होता है। तो हमारे पास इस रिएक्शन के लिए सबसे करेक्ट जो ऑप्शन है वो ए है, क्योंकि यहां पर SN2 रिएक्शन सबसे अच्छी परफॉर्म की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो XeF6 की शेप हमें यहां पर बताना है। तो आइए सबसे पहले इसका हम पेयर निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का क्या होता है, हमारे 1/2, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवेलेंट एटम है 6, 8 + 6 14 / 2, तो आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर 7। अब 7 है तो हमारे पास इसका जो ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री बोल रहा हूं, पंचकोणीय द्विपिरामिडल या द्विपिरामिडी, पेंटागोनल वाई पिरामिडल। अब आते हैं शेप पर, शेप के लिए बॉन्ड पेयर भी लगेगा। तो बॉन्ड पेयर हमारे पास कितना हो रहा है 6, लोन पेयर कितना 1। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर 7, बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 1 हो तो वहां पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल विकृत अष्टफलकीय शेप बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह एक बार फिर से मेज द कॉलम क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास अमाइंस चैप्टर से आ रहा है। तो देखेंगे यहां पर हमारे पास एनिलीन के साथ क्या हेलोजन वाटर है, और हमारा क्या एनिलीन एक प्रबल सक्रियणकारी समूह है। यहां पर हमारे पास अर्थोपेरा पोजीशन पर क्या यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का हर पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या सेकंड होने वाला है। ठीक, अब सेकंड ऑप्शन में वापस एनिलीन है, पर एनिलीन को पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कराया जा रहा है, जो उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम, अर्थात उस पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट बनाएगा, जिसके लिए हमें नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला है। तो हमें मालूम है यहां से इलेक्ट्रोफाइल NO2+ जनरेट होगा, जिसका सब्स्टिट्यूशन सिंगल होगा। तो करेक्ट आंसर थर्ड होने वाला है। ठीक, अब अगला जो हमारे पास रिएक्शन है उसमें BDAC बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड है, जिसका हम हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट से रिएक्शन करा रहे हैं पहले। तो ये हमारा हो गया बाज सीमेन रिएक्शन। बाज सीमेन रिएक्शन में क्या होता है भाई, तो हम BDAC की रिएक्शन जो है क्या यहां पर HbF4 से कराते हैं, यहां से Cl अलग होता है, हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है N2BF4, जिसको हीट कर हम एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं
फ्लोरीन हमारा बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट कर जुड़ जाता है, N2 अलग BF3 अलग, तो यहां पर हमारा फ्लोरोबेंजीन बना। अब फ्लोरोबेंजीन की आगे रिएक्शन कराई गई है NaNO2 से, सोडियम नाइट्राइट से, जो कि फ्लोरीन के साथ क्या NaF बनाकर अलग होगा और हमारा क्या वहां पर फ्लोरीन की प्लेस पर NO2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या हमारा जो आंसर बनेगा वो नाइट्रोबेंजीन होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास एनिलीन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन होती है, तो यहां पर डायरेक्ट हमारा H2SO4 का OH वाटर अलग कर अपना क्या सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसका रीअरेंजमेंट होकर हमारा ज्विटर आयन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? ज्विटर आयन। तो इसका सही मैच हो जाएगा फर्स्ट। तो आइए ए का हमारे पास जो है सेकंड, ठीक, जो कि हमें दो ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब दो ऑप्शन रेस से अलग हो गए। तो मैच द कॉलम का कितना सही काम है कि हमारे एक दो मैच से ही हमारा आंसर दिखने लगता है। ठीक है, तो यहां पर अगला बी के लिए हमने करेक्ट किसको बताया है? थर्ड को। तो बिल्कुल सी सही हो जाएगा, बाकी को मैच करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, एक अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इसका 10% वाले जली विलयन के वाष्प दाब में 2% की कमी होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हम P0 PS अपॉन PS वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर WB अपॉन MB यहां इंटू MA अपॉन WA, अर्थात ये हमारा विलय का मोल के लिए और ये हमारे विलायक के मोल के लिए फॉर्मूला हो गया। ये हमारे विलयन में जो भी वाष्प दाब की कमी है उसको निकालने के लिए क्या चीजें दी गई है। तो हमें यहां पर कमी 2% की दे रहा है, मतलब यहां पर 100 माइनस 98 अपॉन 98 करने वाला हूं। ठीक, यहां पर विलय का 10% मतलब 10 ग्राम और हमें MB निकालना है, इंटू जली विलयन मतलब वाटर का मोलर मास 18 और बचा रिमेनिंग पार्ट 10% के बाद 90% क्या वाटर का होने वाला है। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो यहां ऊपर 2 और यहां 98, यहां पर 10 अपॉन MB इंटू 10 अपॉन 90। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पर हो गया MB, यहां ऊपर हमारे पास जो है 180 हो गया, इन दोनों का इंटू होकर। नीचे इधर देखें तो यहां पर 2 का इस 90 के साथ इंटू करो तो 180 हो जाएगा, और यहां पर ये जो ऊपर क्या हमारा 98 चला जाएगा, तो 180 को 180 से काट दो तो हमारे पास इसका विलय के लिए जो मोलर मास है वो 98 बनने वाला है। देखिए यहां पर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे सही आंसर को हमने बना लिया है। तो करेक्ट आंसर है 98। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वांट ऑफ फैक्टर। तो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट है जिनका हम सीधा सीधा आयन बनाकर क्या आई काउंट कर लेते हैं, जिसका आई वैल्यू ज्यादा उसके लिए वांट ऑफ हमारा गुणांक ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो आइए फटाफट आयन चेक कर लेते हैं। तो यहां पर MgCl2 से क्या नंबर ऑफ आयन 3 बनने वाला है, Mg2 + 2Cl-, NaCl से क्या नंबर ऑफ आयन 2 बनने वाला है। वेरी डाइल्यूटेड यूरिया तो अनायनाइज्ड है, तो हम यूरिया के लिए नंबर ऑफ आयन की बात करें तो यहां पर क्या कोई आयन फॉर्म नहीं होगा। AlCl3 की बात करें तो नंबर ऑफ आयन 4 हो जाएगा। Al2O3 के लिए बात करें तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास इसके लिए सीक्वेंसिंग क्या होने वाली है, तो D का सबसे ज्यादा।
ठीक है, तो डी के लिए सबसे ज्यादा 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है, फिर है बी का ज्यादा ए ही ऑप्शन में, फिर हमारा ए, फिर सी, फिर ई, मतलब करेक्ट आंसर है ए। सिंपली इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ आयन चेक कर लीजिए, आपको वांट ऑफ फैक्टर दिख जाएगा। ठीक, यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है धातुओं के चमकीलेपन, विद्युतीय और ऊष्मीय चालकता की व्याख्या खालिस्तान सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। तो कोई भी मेटल है उसके लिए हम लोग चालकता या उसकी साइनिंग की बात करते हैं, तो यह हम एक सिद्धांत है लॉरेंज ड्यूइड का, जिसको हम इलेक्ट्रॉन जलाशय सिद्धांत कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि कोई भी मेटल अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर अपना जालक, अपना क्या यहाँ पर जो है कर्नेल भाग बनाता है, और उस कर्नेल भाग से हमारे द्वारा उस मेटल के द्वारा जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन पर एक बार फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, जिससे हमें मेटल आयन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होकर मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और यहां इस तरह से हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुए हैं, इससे हमें मेटल के लिए कंडक्टिविटी मिलती है। ठीक, तो इसको हमने इलेक्ट्रॉन जलाशय सिद्धांत में देखा है, जिससे हम मेटल की कंडक्टिविटी साइनिंग को बता सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसका करेक्ट आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सागर, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर विघटन शून्य कोटि 0 ऑर्डर का है। अमोनिया का कंसंट्रेशन हमें क्या कम कर उसे आधा होने पर कितना समय लगेगा, जबकि उसका रेट कांस्टेंट कुछ हमारे पास दिया गया है। ठीक, तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, x बराबर KT। टी टाइम पर जो भी कंसंट्रेशन है वो x के लिए लेंगे, और k है रेट कांस्टेंट, और उस चेंज में लगे टाइम को यहां से हम काउंट कर लेंगे। तो हमें कंसंट्रेशन जो है वो क्या दिया गया, 1 × 10⁻⁻⁴। इसको हमें हाफ होने के लिए पूछा है। हाफ मतलब इसका आधा, तो 2 से मैं इसको अगर डिवाइड कर देता हूं तो 0.10⁻⁻⁴ इतना होने के लिए हमें टाइम को काउंट करना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को अपन x की जगह पुट कर देते हैं, 0.5 × 10⁻⁻⁴। k की वैल्यू क्वेश्चन से उठा लो, 0.5 × 10⁻⁻⁴ × t। तो दोनों वैल्यू मुझे क्या सेम दिख रही है, काट दो। कितनी बार में सर, एक बार में। तो इसका आंसर आ चुका है हमारे पास 1 सेकेंड। ठीक, 1 सेकेंड में हम इसके अमाउंट को क्या दिए गए अमाउंट से हाफ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार पुनः मेज द कॉलम क्वेश्चन है, जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जल्दी से हम यहां पर सारे सेंट्रल मेटल एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और वीक फील्ड लिगेंड है, तो सीधा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और हमारा वीक फील्ड लिगेंड हो, तो क्या हमारे पास sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, यहां पर तो इसका सही मैच sp3d2 होने वाला है। सेकेंड हमारे पास क्या फिर से कोबाल्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, और वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर अब D2 क्या sp3 होने वाला है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। क्या बनने वाला, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही मैच थर्ड। हो सकता है कि दोनों में से काम चल जाए, अपन चेक कर लेते हैं, बाद में बाकी को भी एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ए का हमारा करेक्ट फोर्थ जा रहा है, जो कि मुझे एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप 2 से भी अपने क्वेश्चन को
कर सकते हो, टाइम को बचा सकते हो। बाकी चाहो तो चेक कर लो। निकल के साथ वीक फील्ड लिगेंड है तो हमें मालूम है यहां पेयरिंग नहीं होगा, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। निकल के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए dsp2 हो जाएगा, जो कि एकदम करेक्ट हमारा डी में ही जा रहा है। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है देखें तो अगला क्वेश्चन है SN1 अभिक्रिया के प्रति निम्नलिखित हलाइड की क्रियाशीलता का सही क्रम। हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो SN1 रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट बनता है जो कि एक कार्ब केटायन होता है। इन चारों ऑप्शन में जो सबसे स्टेबल कार्ब केटायन बनाएगा वही रिएक्टिविटी में ज्यादा होगा। तो आइए कार्ब केटायन बना लेते हैं। यहां से हमारा कार्ब केटायन यहां बना, यहां पर हमारा इस पोजीशन पर कार्ब केटायन बना, यहां पर कार्ब केटायन, यहां पर कार्ब केटायन। तो ये वाला तो रेस से बाहर हो गया। सर क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड के साथ जो कार्ब केटायन बनता है क्या वो रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करता है, मतलब इसको हम बाकी की तुलना में लेस स्टेबल देख रहे हैं। तो बाकी का सर कार्ब केटायन क्या रेजोनेंस में है? बिल्कुल, बाकी का कार्ब केटायन रेजोनेंस में है। तो फिर रिएक्टिविटी किससे देखेंगे? तो सर उसके लीविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी देख लो या उसके लीविंग ग्रुप की एक्टिविटी देख लो। तो इसका सबसे ज्यादा जो लीविंग ग्रुप इजिली यहां से अलग होगा वो I- है। रीजन है वो इन सभी नेगेटिव में सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो इजिली यहां से हटेगा। क्लियर? तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए सबसे फास्ट जो रिएक्टिविटी है वो फोर्थ के लिए है, फिर हमारे पास थर्ड के लिए, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, मतलब ए इज करेक्ट आंसर। हमें कई बार लिविंग ग्रुप का भी हेल्प लेना है। जो लिविंग ग्रुप जितना स्टेबल वो वहां से उतना इजिली क्या हमको अलग होकर मिलेगा, क्योंकि I- जब बनता है तो वो स्टेबल होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जहां पर हमें दो मेटल के लिए क्या उनका पोटेंशियल दिया है जिससे हमें सेल का ईएमएफ पता करना है। तो हमारे पास सेल के ईएमएफ के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जहां पर हम एसओपी क्या एनोड के लिए और एसआरपी कैथोड के लिए बनाते हैं। और इसका सिंपल फंडा हमने देखा है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा दर्शाता है वो एज अ कैथोड, एज अ रिडक्शन के लिए काम करता है, और जिसका एसआरपी कम होता है वह क्या एज अ एनोड वर्कर ऑक्सीडेशन शो करता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा कॉपर से क्या कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है। ठीक है, यहां पर Sn जो है 2+ से क्या Sn में जा रहा है। दोनों में अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर बात करूं तो ये हमारा एसआरपी में ज्यादा है, ये एज अ कैथोड काम करेगा, यहां पर रिडक्शन होने वाला है। बट हमारा ये जो कॉपर का एसआरपी वैल्यू कम होने के कारण ये एज अ एनोड और इस पर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब यहां जो भी प्रोसेस है उसका रिवर्स आने वाला है। क्या आने वाला? रिवर्स, मतलब कॉपर से कॉपर 2+ हमको सोचना है। पर ये रिएक्शन के लिए हमारे पास जो वैल्यू है +0.34 वोल्ट है, जिसको हम यहां पर चेंज करेंगे तो माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 0.34, और हमारे पास इसका जो चेंज वैल्यू है वो बिल्कुल सही है -0.14। अब इन दोनों वैल्यू को पुट करो तो यहां पर -0.34 आने वाला है। ठीक, क्योंकि हमने इसको थोड़ा चेंज करा क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास किसका था? एसआरपी का, हमको एसओपी का चाहिए था। यहां पर करेक्ट वैल्यू है, यहां पर -0.14, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस को ऐड कर दो तो यहां पर हमारा आंसर होने वाला है 0.48 वोल्ट। ये है हमारा सेल का ईएमएफ। ठीक, तो ध्यान रखना कि किसको किस में चेंज किया है और कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहां है। अगर ये याद हो गया
तो ये सारे सवाल आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है ग्लाइकोसाइडिक आबंध बनते हैं। तो हमारे पास दो मोनोसेकेराइड जो यूनिट होती है, इनको आपस में क्या हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ते हैं, और ऐसा करने के लिए हम लोग यहां से क्या एक वाटर मॉलिक्यूल को अलग करते हैं, तब जाकर क्या हम इन दोनों को ग्लाइकोसाइडिक से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैंने यहां पर दो अल्फा ग्लूकोज स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। यहां पर ये हमारे क्या अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है, जिनको हम यहां पर ग्लाइकोसाइडिक के लिए समझे। तो हमारा यहां पर से देखें तो एक से OH एक से H अलग हो जाएगा, अर्थात यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल हमने हटाया। अब देखो इस पोजीशन पर अगर हम बात करें तो ये कार्बन और ये कार्बन को हम जब ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हैं तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर, जो कि हमारा क्या यहां पर एक जल के अणु को, जल के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करके बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या ए होने वाला है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से अल्फा सल्फर के लिए कौन सा लक्षण नहीं है, नहीं पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा सल्फर। तो सल्फर के दो हमारे पास क्रिस्टलीय क्या है अपरूप, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा सल्फर हमारा क्या एक विषम लंबाक्ष रोम्बिक हमारा अपरूप एलोट्रॉप है, जबकि बीटा हमारा एकांतक्ष मोनोक्लेनिक है। अगर हम अल्फा सल्फर की बात करें तो ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एसिड फॉर्म में होता है। यह जो है हमारा कार्बन डाइसल्फाइड और हमारा तारपीन तेल में डिसॉल्व हो जाता है, विलय हो जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 112.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कुछ मैंने प्रॉपर्टी बताई है किसके लिए, अल्फा सल्फर के लिए। तो आइए उनको चेक करते हैं क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है। तो ये कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुलनशील है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका एकांतक्ष बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग हमारा ऑप्शन है। यहां पर होना था हमारा विषम लंबाक्ष, है ना, अल्फा के लिए रोम्बिक होना था, जो कि यहां गलत है। फिर यह अपरूप पीले रंग का, बिल्कुल ये पीले रंग का क्रिस्टल होता है। इसका गलनांक 385.8 केल्विन, ये केल्विन में दे रखा है, अगर डिग्री सेल्सियस में आएगा तो 112.5 डिग्री सेल्सियस देखना है। ठीक, तो बिल्कुल हमारे तीन स्टेटमेंट सही हैं, बी वाला एकदम गलत है जो कि पूछा गया है, तो लक्षण नहीं है, हमारा बी क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको हमें सही मैच करके देना है। तो देखें यहां पर, तो हमारे पास विकृतीकरण, डीनेचुरेशन, तो प्रोटीन जो सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर के होते हैं, अगर इनको हम अधिक ताप, अधिक पीएच पर रखते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, जो कि जनरली 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोटीन स्ट्रक्चर से आता है। ठीक, तो यहां पर हमारा विकृतीकरण का सही आंसर थर्ड हो गया। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में हम सिंपली अमीनो एसिड को क्या आपस में पेप्टाइड से जोड़कर एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कराते हैं, जो कि प्रोटीन की एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास प्रोटीन में अमीनो अम्ल का क्रम होता है। प्रोटीन का जो चतुष्क संरचना है, जो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, वो सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोटीन की जो लॉन्ग चेन थी वो टूटकर छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फोर्थ। और प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट फॉर्म में होता है, जो वाटर इनसॉल्युबल होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें हेलिक्स और सीटेड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सही मैच देख लें आप, तो ए का सही मैच थर्ड है,
ए का सही मेथड सी और बी में है, मतलब हमें इनको लेकर आगे बढ़ना है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना फर्स्ट के लिए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण के प्रति हमारी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो जो वाटर का डिहाइड्रेशन है वहां पर कार्ब केटाइन फॉर्म होता है, और कार्ब केटाइन एक रिएक्शन का जितना स्टेबल बनेगा वहां से रिएक्शन उतनी फास्ट मिलेगी। तो आइए हमारे पास जो भी डिग्री अल्कोहल है इसका कार्ब केटाइन सोच लेते हैं। तो यहां पर 1 डिग्री हो गया, यहां पर हमारे पास एक 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। यहां पर ये हमने 3 डिग्री क्या ले लिया, अल्कोहल। अब यहां से इसको वाटर के लिए OH माइनस के फॉर्म में अलग करा, तो हमारे पास फर्स्ट ये कार्ब केटाइन, देन यहां पर सेकेंड देखें, यहां पर देखें ये वाला कार्ब केटाइन। तो अब हमारे पास रिएक्शन के लिए क्या 3 टाइप से कार्ब केटाइन है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और हम सब जानते हैं कि किसी कार्ब केटाइन के लिए प्लस आई जितना ज्यादा वह उतना स्टेबल, उतना इजिली अपना डिहाइड्रेशन अल्कोहल कराएगा। तो यहां पर अगर स्टेबिलिटी पर जाएं तो 3 डिग्री अल्कोहल मोर यहां पर क्या रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसका कार्ब केटाइन सबसे स्टेबल बनता है, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक, तो जब भी हमारे पास अल्कोहल का निर्जलीकरण रिएक्टिविटी ऑर्डर आए तो हमें 3 डिग्री कार्ब केटाइन के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल देखना है और उसी के लिए रिएक्टिविटी ज्यादा देखना है, क्योंकि रिएक्शन उस डायरेक्शन में फॉरवर्ड होगा जिधर स्टेबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये ऑर्डर चेक कर लें, तो हमारे पास डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन है। तो डीएनए के पूर्ण जल अपघटन के पश्चात फास्फोरिक अम्ल नाइट्रोजन क्षार के साथ निम्नलिखित पेंटोज शर्करा से प्राप्त होता है। तो भाई साहब अपने पास एक डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एक होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनमें क्या हमारी शुगर का भी डिफरेंस होता है? दोनों में पेंटोज शुगर तो होती है, पर दोनों की पेंटोज शुगर क्या एक कार्बन पर डिफरेंट होती है? तो अगर डीऑक्सीराइबोस की बात करूं तो यहां पर जो सेकंड कार्बन है उसके दोनों ही ग्रुप जो है हमारे पास क्या HH होते हैं, मतलब ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं होता है, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं होता है। इसको हम डीऑक्सीराइबोस शर्करा में देखते हैं। बट यही राइबोस शर्करा की बात करूं तो इसमें 4 कायरल कार्बन होते हैं। यहां पर भी हमारे पास क्या OH ग्रुप होता है H के स्थान पर। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका क्या राइबोस शुगर का है, जिसमें ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन चारों कायरल होते हैं। बट डीऑक्सीराइबोस में ये सेकंड कार्बन भी कायरल नहीं होता है। रीजन है दोनों सेम ग्रुप एज ग्रुप होते हैं, जो कि क्या डिफरेंस को भी शो करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप चेक कर लीजिए इन चारों ऑप्शन में, तो आपको दिखेगा बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पर आप चेक करेंगे तो ये हमारा एक किस तरह का शुगर दिख रहा है, राइबोस। यहां पर ये डीऑक्सीराइबोस हो गया, ये फर्दर क्या हमारा राइबोस शुगर हो गया। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये हमारा किसी भी टाइप का शुगर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखें। तो रिएक्शन में फिनॉल दिया है जिसके साथ NaOH कार्बन डाइऑक्साइड एंड हमारे पास क्या एसिडिक मीडियम दिया है। ये हमारा कोलवे सिमिट रिएक्शन है जिससे हमें सैलिसिलिक अम्ल मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो मैं इसकी जल्दी से यहाँ रिएक्शन करा देता हूँ। सबसे पहले हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अब इस पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराते हैं। रिएक्शन के बाद हमारे पास यहाँ नेगेटिव COONA बनता है जिसका एसिडिफिकेशन कराते हैं। एसिडिफिकेशन के बाद हमारा यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल फॉर्म हो जाता है। रिएक्शन के बाद यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम NaOH को एज अ बेस रिएक्ट कर क्या OH का H+ अलग करते हैं और देन CO2 को एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रीअरेंज कर क्या इसका सैलिसिलिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर
क्या हमारे लिए डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है मैग्नीज आयन की पर ऑक्सी डाई सल्फेट आयन के साथ अभिक्रिया करने पर बनता है। ठीक, तो कौन सा आयन लिया है भाई, मैग्नीज आयन Mn2+ लिया है। इसकी रिएक्शन कराना है किससे, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2O8 क्या हमारा 2- से। रिएक्शन के बाद हमें यहाँ पर MnO4- मिलने वाला है, साथ में हमारे पास SO4 2- मिलने वाला है। अगर हम इसके रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ Mn से MnO4 के लिए क्या 5 का चेंज आया है, इसके लिए चेंज करें तो 2 का चेंज आया है। चाहे तो इस रिएक्शन को आप आगे बैलेंस भी कर सकते हो, और इस रिएक्शन को हम बैलेंस करने के लिए एक साइड पर वाटर और एक साइड पर H+ लगाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन में हम बैलेंसिंग को यहाँ 2 से और यहाँ इनटू कर देंगे हम 5 से, यहाँ पर हम 10 लगा देते हैं। और बैलेंसिंग के लिए अब चेक करो तो यहाँ पर 14 हमारा ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर 48 हो रहा है, मतलब यहाँ पर 8H2O हम ऐड कर देंगे। और हम यहाँ अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर H को बैलेंस करें तो यहाँ पर हमारा 16H+ और आ जाएगा। ठीक, इसका बैलेंसिंग भी हो गया। बट इसके लिए हमारे पास बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन ना होकर केवल क्या प्रोडक्ट बनेगा यही प्रश्न था, तो इसका सिंपल आंसर है MnO4- बनेगा। इसका फिर से मैं कह रहा हूं, आप समझिएगा, ये वही KMnO4 वाली रिएक्शन है जिसको एसिडिक मीडियम में कराया जा रहा है, जहां हमें मालूम है 5 का चेंज आएगा। कितने का चेंज, 5 का। तो आपको Mn से वो प्रोडक्ट सोचना है जिसमें 5 का चेंज आए। तो ये ट्रिक आपको जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताई थी वहां यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है इसके लिए। हमारे पास कोई ईस्टर है, ईस्टर हमें कहां से ब्रेक कर एल्कोहल बनाना है वो हमें मालूम होना चाहिए। कभी भी ईस्टर को हम कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से ब्रेक करेंगे, और यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव। यहां सर पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहां बेग बॉन्डिंग से हमारा ये कार्ब केटायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और हमें इस साइड पर लगे ऑक्सीजन के R का अल्कोहल मिलता है, ना कि इस एंड पर कार्बन का अल्कोहल मिलता है। इस एंड पर OH लगाकर एसिड बनाया जाएगा, इस एंड पर H लगाकर क्या हम लोग अल्कोहल बनाएंगे। कहने का मतलब है हमें कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को कहां से ब्रेक करना है, जहां से कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, और वो कब होगी, जब वहां पर बेक बॉन्डिंग आ जाएगा। तो हमें इस एंड पर अब H+ लगाकर इसको अल्कोहल बनाना है, और इस एंड पर OH लगाकर एसिड बनाना है। तो कौन सी रिएक्शन एथेनॉल के लिए पॉसिबल नहीं होगी, तो यहां से एथेनॉल बनेगा, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन C2H5। क्लियर। यहां से सोचे तो यहां पर आपका यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा OCH3, यहां पर C2H5, मतलब यहां से मीथेनॉल बनेगा। यह हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है इस रिएक्शन के लिए। अगर इसको सोचूं तो यहां से फिर से एथेनॉल बन जाएगा, इसके लिए यहां से ब्रेक करूं तो एथेनॉल बन जाएगा। ये कैसे अरेंज होगा, तो आप इसको ऐसा देख सकते हो। इसको कैसे सोचना है, इसको ऐसे सोच लो। तो यहां से एथेनॉल बन जाएगा, यहां से एथेनॉल बन जाएगा, यहां से एथेनॉल, बट यहां से एथेनॉल फॉर्म नहीं होगा, मतलब करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इसको हमने। देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन पासिंग अमोनिया गैस थ्रो अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट अ डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड द डीप ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या कलर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए दो बातें अगर आपके दिमाग में होती है तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा। पहली बात, तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर वो +1 होता है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमें क्या 2 या 4 मिलता है। अगर +2 ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6।
बट अगर +3 या +4 का ऑक्सीडेशन नंबर है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हमारे लिए 6 हो जाता है ना। ये सबके लिए तो लागू नहीं होगा, पर जनरली केस में लागू होगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो कि हम नेक्स्ट जब हमारा कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वहां डिस्कस करेंगे। बट यहां पर हमको जनरली 90% केस में ये दिखेगा। तो आपको सीधा क्या चेक करना है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर और उससे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करके कंपाउंड को सोचना है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहां पर कॉपर का +2 आ रहा है, +2 के लिए हमने कहा 4 या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। तो इस तरह का कंपाउंड ही पॉसिबल नहीं है, ठीक। और हमारे पास जो कॉपर है उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड भी नहीं होते हैं, ठीक। तो हमारे पास आसान हो गया कि यहां पर वैसे भी +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है कॉपर का, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, तो +1 के लिए कभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो ही नहीं सकता, मतलब इस तरह का कोई कंपाउंड नहीं है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, 6, जो कि कॉपर 2+ के लिए 4 ही हो सकता है, ठीक। अब बच रहा है हमारा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन की बात करें तो यहां पर अमोनिया कॉपर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो कि एक कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन बचने के बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाता है, जिससे ये कंपाउंड अपना कलर शो करता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वह बी है, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉपर का, जिसके कारण हम डी संक्रमण से कलर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल HBr के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। तो पहले मैं रिएक्टेंट जो दिया गया है उसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं। 3-मेथिल ब्यूटेन 2ऑल, तो यहां पर हमने स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया 3-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल। अब इसकी HBr से रिएक्शन कराना है। तो हम सब जानते हैं यहां से हमारा क्या OH अल्फा पोजीशन से यहां से जाएगा। अब जाएगा तो OH के निकलने पर कार्ब केटाइन बनता है, और इस रिएक्शन में कार्ब केटाइन के बाद हमारा होता है रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल है तो क्या यहां पर कार्ब केटाइन अभी 2 डिग्री के लिए है। अगर मैं यहां पर H शिफ्टिंग करा दूं तो कार्ब केटाइन किस पर आ जाएगा, 3 डिग्री पर, जो कि मोर स्टेबल कार्ब केटाइन हो जाएगा। और अब हमारे पास क्या इस रिएक्शन के लिए H शिफ्टिंग हो चुकी है, तो यहां पर 2 और यहां पर अब हम लोग क्या Br को जोड़ देंगे, क्योंकि कार्ब केटाइन अब हमारा कहां पर आ चुका है, यहां 3 डिग्री पर, इसलिए Br को 3rd पर लगाया जाएगा, ठीक। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 यहां पर 2-मिथाइल 2-ब्रोमोब्यूटेन 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्या ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर ए के अंदर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें तो एक बार फिर से हमारा मेज द कॉलम है, जो कि दैनिक जीवन में रसायन अर्थात मेडिसिन दी गई है, जिनका हमें सही मैच करना है। तो हमारे पास क्लोरोजाइलिनॉल और टेरापिनिऑल, ये हमारा डेटॉल का कंपोजिशन है। डेटॉल हमारा एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। पेनिसिलिन हम सब जानते हैं, ये हमारा एक अच्छा एंटीबायोटिक है, या कहें कि फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक है। हमारे पास इसके बाद जो सेकंड है, क्या वो एप्रोनजाइड, जो कि हमारा एक प्रशांतक ट्राइक्लाइनेजर होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क को विचारों से मुक्त करने के लिए, या कहें कि हाइपरटेंशन के समय तनाव को कम करने वाला, या हमारी थिंकिंग को धीमी गति से सोचने के लिए इस्तेमाल करने वाली क्या हमारी एक मेडिसिन होती है। तो दिमाग को शांत करने वाला क्या हो गया हमारा एप्रोनजाइड। और एस्प्रिन तो हम सब जानते हैं कि यह हमारा एक पीड़ाहारी और एनाल्जेसिक होता है, ठीक।
तो इस क्वेश्चन के लिए सही मिलाप देखें तो ए जो है हमारा जो है थर्ड से मिल रहा है, और ए से थर्ड के लिए ए और बी ही करेक्ट है। पेनिसिलिन का फोर्थ जो कि हमारे लिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हम इसको चाहें तो आगे भी मैच कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल्काइल हैलाइड के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अल्काइल हैलाइड? तो फर्स्ट है अल्काइल हैलाइड ध्रुवीय होने के कारण जल में घुलनशील है। नहीं, अल्काइल हैलाइड तो भाई हमारा ध्रुवीय है, पर जल के साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाता, जल में अविलय होता है। नेक्स्ट जो है RX KOH के साथ अभिक्रिया कर एल्कीन देता है। बिल्कुल हमारा एल्किल हैलाइड जो है अगर एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बी हाइड्रोहेलोजनीकरण हो जाएगा। एक कार्बन से हेलोजन, एक से हाइड्रोजन और एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड देखते हैं RX AgNO3 के साथ अभिक्रिया कर RNO2 देता है। नहीं, यहां पर हमारा AgX फॉर्म होता है, AgX का प्रेसिपिटेशन मिलता है। यह भी स्टेटमेंट गलत है। SN1 विन्यास का प्रतिपन की ओर अग्रसित होता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमारा RX का प्रतिपन धरण दोनों उत्पाद बनता है, इन्वर्जन रिजोल्यूशन दोनों ही प्रोडक्ट बनता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। मूल एल्केन की तुलना में RX का क्वथनांक उच्च होता है, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। हमारा जो है एल्केन क्या इतना स्ट्रॉन्ग वॉन्डरवॉल नहीं बना पाता मॉलिक्यूल के बीच में जितना कि हमारा अल्किल हैलाइड, क्योंकि इसका बॉन्ड पोलर होता है। मोर पोलर होने के कारण एल्केन से अपना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा शो करता है। तो हमारे पास ई करेक्ट था और ये जो है हमारे पास बी करेक्ट था। तो हमें उस ऑप्शन को चयन करना है जिसमें बी और ई ओनली दिया हो, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जलीय माध्यम में निम्नलिखित की क्षारकता का सही क्रम बताएं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम। तो हम लोगों ने बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया है कि हमें चेक करना है जलीय विलयन है या हमारा गैसीय। हमारे पास जलीय विलयन है तो हमें वहां दो तरह का अल्काइल ग्रुप सोचना है। एक अगर R में मिथाइल ग्रुप हो तो हमने ऑर्डर याद कर रखा है 2130, मतलब 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। बट अगर अल्काइल ग्रुप हमारे पास एक इथाइल ग्रुप है तो हमारे पास जो ऑर्डर था वो 2310, मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, देन 0 मतलब अमोनिया। पर अगर गैसियस स्टेट होता तो हमारे पास गैसीय अवस्था के लिए जो अमाइंस की बेसिसिटी ऑर्डर है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन हमारा अमोनिया, जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं। अभी हमारे पास दिए गए क्वेश्चन में क्या जो अल्काइल ग्रुप एक इथाइल है और इथाइल के साथ ऑर्डर जो है वो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, फिर हमारे पास आएगा 3 डिग्री, देन हमारे पास 1 डिग्री, देन अमोनिया। तो सबसे पहले हमारे पास थर्ड होना चाहिए, थर्ड के लिए फिर थर्ड के बाद फोर्थ होना चाहिए, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, देन हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी दिख रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मंडल परिष्करण मुख्यतः प्रयोग होता है। जॉन रिफाइनिंग इज मेनली यूज्ड। तो जॉन रिफाइनिंग के लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी। जॉन क्या हमारे पास सिंगाजी, सिंगाजी, ये हमारी क्या इसकी ट्रिक है। सिंगाजी मतलब सिलिकॉन, हमारा क्या है गैलियम, जर्मेनियम, और यहां पर बिन भी लिखा था, बोरान और इंडियम। ठीक, तो सिंगाजी बिन से इसको हमने याद कर रखा है। ये पांचों लोगों को क्या जॉन रिफाइनिंग से प्यूरिफाई कराया जाता है। तो इसमें से आप ऑप्शन ढूंढेंगे आपका कौन सा मेटल प्यूरिफाई होगा। तो यहां पर गैलियम इसका हमारे लिए सही आंसर होने वाला है।
तो जॉन रिफाइनिंग के लिए आपको इस ट्रिक का उपयोग करना है, सिंगाजी बिन का, जिससे आपके मेटल कौन से प्यूरिफाई होंगे आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आणविक ठोस के संगठक कण अणु होते हैं, निम्नलिखित में से आणविक ठोस है। तो हमने ठोस को क्या उनके अंतराण्विक आकर्षण के आधार पर 4 तरह से बांट रखा है, जिसमें धन ऋण का आकर्षण हो वो आयनिक ठोस, जिसमें हमारा क्या ससंयोजी बंध बनाकर कोई सॉलिड आए तो ससंयोजी ठोस, मेटलिक आयनों के आकर्षण के कारण कोई ठोस हो तो मेटलिक ठोस, देन कोई अणु के वॉन्डरवॉल आकर्षण के कारण अपने आप को सॉलिड बनाए तो उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। तो NaCl हमारा एक आयनिक ठोस है, धन ऋण आयन के आकर्षण से बना ठोस है। Fe हमारा एक धात्विक ठोस है, धातु आयन के आकर्षण से बना है। कार्बन हमारा क्या हीरा और ग्रेफाइट कोवेलेंट यहां पर त्रियक सॉलिड होता है। SO2 जो है हमारा एक पोलर आणविक ठोस है, ध्रुवीय आणविक ठोस है। तो आणविक ठोस पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण दिया गया है, सीधी रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है, उसके लिए आपको सही रिलेशन बताना है। तो हमने इसका क्या कोई इक्वेशन बना रखा है, ln AT टी टाइम पर हमारे पास कंसंट्रेशन, ln हमारे पास 0 टाइम का कंसंट्रेशन माइनस होता है हमारे पास KT। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ के फॉर्मूले में डाल दें तो यहां पर y, यहां पर c, यहां पर हमारा mx हो जाएगा, जिसको क्या क्वेश्चन में RT के फॉर्म में दिया है, यहां पर R0 दिया है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका इंटरसेप्ट क्या बनने वाला है, हमारे पास ln A0, और इसका ढलान, इसका स्लोप जो है क्या वो -k होने वाला है, और इसका x एक्सिस पर टाइम आएगा, और ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया जिसको हम ln A0 कह रहे हैं, और यहाँ पर हमारा ln क्या आएगा, AT, जिसको हम RT बुलाएंगे, और यहाँ पर R0 बुलाएंगे। मतलब ये ग्राफ जो हो गया हमारा वो किस किस के बीच में हो गया, T और RT के बीच में, T और RT के बीच में, जो कि हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या A दिख रहा है। ठीक, तो ये सिंपल सा हमारा क्या प्रथम कोटि रिएक्शन पर आधारित एक ग्राफ था। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक अनसेज बेसिस क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कम से कम एक मिथाइल समूह कार्बोनिल कार्बन हो आबंधित होता है, सोडियम हाइपोहलाइड द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है। मिथाइल समूह हेलो फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि अणु में कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित है तो वह ऑक्सीकरण द्वारा प्रभावित नहीं होता। ऐसा कुछ हमें अनसेज पैसेज में मिला था। इसके बाद हमारे पास क्या इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको हमें करना है। तो आप अनसेज पैसेज को जल्दी से पढ़कर अपने क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि ये वो अनसेज पैसेज नहीं है जहां से हमको बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए। तो हमें डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर अटैक करना है। तो यहाँ पर ये सारे हमारे सिंपल से क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कार्बोनिल की रिएक्शन दी है, जहां पर हम यहां से वाटर निकालेंगे और इस NOH को डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड करके एक ऑक्सीम प्रोडक्ट बनाएंगे। यहां पर हाइड्रेजीन की रिएक्शन कर क्या कार्बोनिल से हाइड्रेजोन बना देंगे। यहां पर हमारा फिनाइल हाइड्रेजीन है, फिर से वाटर निकलेगा, फिनाइल हाइड्रेजोन बन जाएगा। यहां पर हमारा क्या कोई कार्बोनिल जिंक अमलगम HCl इथेन बनेगा। यह क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो अब इसका सही में देखो, ए का सेकेंड दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए और बी का हमारे पास फर्स्ट है जो कि हमारा बी में है। बाकी मैच आप देखोगे तो वही आएगा जो हम यहां पर मिला चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड
विल गिव अल्डोल कंडेंसेशन। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल संघनन है, उसका सिंपल सा यहां पर एक हमारे पास ट्रिक है, वही एल्डिहाइड वही कीटोन इसको शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। यहां पर हमको एल्डिहाइड कीटोन दोनों से यह रिएक्शन मिलता है। ठीक, अब रिएक्शन हम 10% NaOH या KOH लगाकर लेते हैं। इस रिएक्शन में हमारा अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड व कीटोन फॉर्म होता है। क्लियर। अब यहां पर हमको केवल क्या अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन में देखना है, तो हमारा बेंजेल्डिहाइड है, अल्फा कार्बन है, बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर भी हमारा क्या ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये वाला अल्फा कार्बन है जिस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब बी से भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। यह फिर से फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां से भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं आएगा। यह हमारा एक कीटोन ग्रुप है जो कि क्या यहाँ पर अल्फा कार्बन है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में है, मतलब यहां से एल्डोल कंडेंसेशन आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफाइल का कहां अटैक ज्यादा होगा, तो जो कार्बोनिल ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा शो करेगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हमें अधिक मिलेगा। तो हमने यहां पर दिए गए कंपाउंड को लिख दिया। यहां पर अगर हम इन कंपाउंड से किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर पार्शियल पॉजिटिव किसी कार्बोनिल के लिए ज्यादा देखें तो जिसके लिए प्लस आई इफेक्ट सबसे कम, वहां पर क्या ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर एक प्लस आई ग्रुप है, यहां पर दो प्लस आई ग्रुप है जो कि क्या इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, कम करेंगे। और यहां तो प्लस आई दो ग्रुप है जिसमें एक का प्लस आई और ज्यादा है, तो यहां पर तो पार्शियल पॉजिटिव सबसे कम होने वाला है। अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की तो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अच्छा बनेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक अच्छा होगा। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने वाला है तो वो डी, देन ए, फिर हमारा सी एंड बी। ठीक, अगर दोनों कीटोन में बात करें तो ये क्या इससे अधिक रिएक्टिव है, क्योंकि यहां पर प्लस आई इस कीटोन के कार्बोनिल से क्या पार्शियल पॉजिटिव कार्बोनिल के लिए ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहां पर हमको चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिव बिलो। तो देखें, पहला है टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण क्या हमारा एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड को विभेदित करता है, बिल्कुल गलत। ये दोनों ही क्या हमारे एल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक देंगे। फेहलिंग विलियन परीक्षण हमारा यहाँ प्रोपेनल्डिहाइड और कीटोन को विभेदित कर सकता है, तो बिल्कुल करेक्ट है बी वाला। फेहलिंग परीक्षण क्या हमारा बेंजेल्डिहाइड और हमारा जो एसिटाल्डिहाइड है को विभेदित कर सकता है, बिल्कुल। फेहलिंग से आप जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड को क्या सेपरेट करा सकते हो, ये करेक्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण हमारे पास जो है क्या फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड को विभेदित करता है, बिल्कुल नहीं, दोनों से रिएक्शन होता है। यहां पर फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का परीक्षण फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को विभेदित कर सकता है, नहीं, दोनों के साथ क्या ये अपनी रिएक्शन देता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो केवल बी और सी है, बाकी स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है देखें, तो सही उत्पाद हमें प्रोडक्ट करना है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, यहां पर से हमको क्या ये ऑक्सीजन लेना है, ये ध्यान रखना। यहां से कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन से क्या हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ये है हमारा सेमी कार्बेजाइड, इसमें हमें उस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को लेना है जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में टेक पार्ट ना कर रहा हो। ये ध्यान रखना, यहां गलती हो जाती कई बार, अपन इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन लेकर क्या उसका कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ
वाटर अलग कर देते हैं, जो कि हमारे लिए गलत हो जाता है। तो इसका करेक्ट जो हमें वाटर हटाकर कंपाउंड बनाना है, तो इस सेमी कार्बेजाइड में इस एंड से H2 और यहां से ऑक्सीजन लेना है और इन दोनों को कंबाइन करना है। तो इसका हम कंबाइन फॉर्म बनाएं तो CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH डबल बॉन्ड NH, यहां NH, C डबल बॉन्ड ONH2 आएगा। अब इसको चेक कर लो किस ऑप्शन में जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका करेक्ट ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है B दिख रहा है, तो जो कि इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे पास एक क्या जो यहाँ पर अनसेज पेसेज टाइप का क्वेश्चन है, जिसको हमें यहाँ देखना है। तो देखें यहाँ पर द accumulation of molecular species at surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption. There are two types adsorption. In physio adsorption and forces are mainly van der Waals, while in chemical adsorption and adsorbent held the chemical bond adsorb. Adsorption increase with increased pressure, decrease as temperature in increased. ठीक, तो हमारे पास एडजॉर्प्शन के ऊपर क्या एक अनसेज पेसेज क्वेश्चन बना कर दिया गया है, जो कि सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसके हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करना है। जिसका हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वह है एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस वीकेम। तो हमारा अधिशोषण क्या है, एक क्या स्वतः अभिक्रिया है, जिसके लिए डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S की वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर। अब यहां पर अधिशोषण में डेल्टा G नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा S भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आपके दिमाग में रखना। डेल्टा G कोई भी स्वतः अभिक्रिया का नेगेटिव होगा और डेल्टा H मतलब हमारा एंथैल्पी चेंज, ऊष्मा का परिवर्तन, जो कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए हमेशा नेगेटिव होगा। यहाँ पर एडजॉर्प्शन क्या है, तो लिक्विड या सॉलिड की सरफेस से बाहर स्थित मॉलिक्यूल पर अट्रैक्शन लगाया जाता है और अट्रैक्शन मतलब क्या, एनर्जी का यहाँ से इमिशन होगा, जो कि इसको एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है और एक्सोथर्मिक का डेल्टा H नेगेटिव। अब यहाँ पर डेल्टा S मतलब एंट्रोपी का चेंज, यहाँ पर जो हमारी रेंडमनेस है, अव्यवस्था है, पहले से क्या कम हो जाती है। जो मॉलिक्यूल बिखरे हुए थे एडजॉर्प्शन से हमने क्या अरेंज कर दिए, तो डेल्टा S भी क्या होगा, नेगेटिव। अब हमको क्या कंडीशन रखना है कि डेल्टा G हमारा नेगेटिव आए। तो देखें तो यहां पर डेल्टा H तो नेगेटिव होगा, यहां पर T डेल्टा S के लिए ये भी नेगेटिव होगा, बट नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। पर इस पॉजिटिव को हमेशा क्या इस नेगेटिव से कम ही देखना है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव बड़ा हो गया तो आपका डेल्टा G यहां से पॉजिटिव निकल कर आएगा, जो कि एक अस्वतः रिएक्शन के लिए होगा। मतलब कहने का डेल्टा H नेगेटिव हो और T डेल्टा S से बड़ा हो। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा, जिसको हम देखें तो डेल्टा H का मान ऋणात्मक और T डेल्टा S की तुलना में अधिक होना चाहिए, तभी क्या यह हमारा स्वतः प्रक्रम रह पाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रसावशोषण द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, ये एक क्रिया विशिष्ट रिएक्शन है। यहाँ पर बाहर स्थित कणों को एक प्रबल आकर्षण से जोड़ा जाता है, बंद ऊर्जा ज्यादा होती है, इसके लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ताप के साथ ये रिएक्शन पहले बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट बन जाएगी, और यहाँ पर दाब बढ़ाओगे तो रासायनिक अधिशोषण ज्यादा होगा। यहाँ पर हमें बाहर स्थित कणों से द्रव की या ठोस की सतह पर सिंगल परत प्राप्त होती है। यह एक अनुत्क्रमणी इरिवर्सिबल टाइप का हमारा अधिशोषण होता है। तो ये मैंने कुछ इसकी प्रॉपर्टी बताई, जिसको यहाँ हम ढूंढेंगे। यह एक अनुत्क्रमणी है, करेक्ट स्टेटमेंट। यह अति विशिष्ट है, ये हाईली स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल करेक्ट। उच्च तापमान अनुकूल होता है, तापमान बढ़ाने पर इसके लिए क्या एडजॉर्प्शन बढ़ता है।
इसका परिणाम बहुआण्विक परतों को परिवर्तित होता नहीं। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, मतलब हमें नहीं ही पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, जो कि बिल्कुल गलत है इस रासायनिक अधिशोषण के लिए, क्योंकि यहाँ सिंगल हमको परत प्राप्त होती है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिशोषण का अनुप्रयोग नहीं होता? अनुप्रयोग नहीं होता। तो सिलिका जेल का प्रयोग नमी के नियंत्रण के लिए, बिल्कुल सिलिका जेल का काम है जल वाष्प का अधिशोषण करना। अगला है चारकोल का प्रयोग करते हुए नोबल गैस का पृथक्करण, बिल्कुल हम कोयले की खदानों में चारकोल गैस का क्या उपयोग कर नोबल गैसों को क्या करते हैं? प्यूरिफाई। विलयनों को रंगीन पदार्थ में निराकरण, बिल्कुल यहां पर हमारा विलयनों से रंगीन पदार्थों का निराकरण दिया जाता है। खनिज अम्लों को उत्प्रेरक की तरह प्रयोग करते हुए सुक्रोज का प्रतिपन्न, नहीं, खनिज अम्ल नहीं, यहां पर हम लोग सूक्ष्म जो है जीव अर्थात एंजाइम का यूज कर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, और वो है इन्वर्टेज। हम सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम, जो कि एक ऑर्गेनिक हमारा क्या सूक्ष्म जीव है, जिसकी उपस्थिति में हम यहाँ काम करते हैं, ठीक, ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलने का। तो ये वाला जो हमारा डी स्टेटमेंट है वो गलत है, इसलिए सही आंसर क्या होने वाला है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रेडलिक समतापी वक्र log x अपॉन m को log p के सापेक्ष अरेखित किया गया है, लाइन का ढाल y का अंतरखंड होगा। तो हमारा फ्रेडलिक इक्वेशन है x अपॉन y, k कांस्टेंट होता है, हमारे पास p की प्रेशर पावर 1/n, इसका log अगर हम वैल्यू लें तो log x अपॉन y, यहाँ पर log हो जाएगा k प्लस यहाँ पर 1/n log p। अब हम इसको क्या स्लोप या कहें कि हमारा सिंपल जो लाइन ग्राफ का इक्वेशन बनाए तो y, यहाँ पर c m और ये x, क्लियर। तो हमारा y एक्सिस पर log x अपॉन m आएगा, हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा log k, हमारा जो है स्लोप वो 1/n, और हमारा इस y एक्सिस पर log p मिलेगा, यहाँ log x अपॉन y, इसका हमारा जो इंटरसेप्ट होगा क्या वो हमारा ऊपरी ढलान वाला होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा log हमारा k, और इसका जो स्लोप है वो है 1/n, ठीक। तो अब देख लें तो हमारे पास इसके लिए ढाल 1/n और इसका अंतरखंड log k होगा। बहुत सिंपल सा हमारा ग्राफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ गैसों के क्रांतिक ताप दिए गए हैं, SO2 का 630 केल्विन, CH4 का 190 केल्विन, H2 का 33 केल्विन। निम्नलिखित में दी गई गैसों का भौतिक अधिशोषण कौन सा क्रम सही है? तो इसकी सिंपल ट्रिक है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, क्रांतिक तापमान ज्यादा, उस गैस का अधिशोषण ज्यादा है, ठीक। तो हमें किसी भी गैस के लिए जहां पर क्रांतिक ताप ज्यादा हो उसका लिक्वेशन अधिक, उसका अधिशोषण अधिक। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। यहां पर क्रांतिक ताप समानुपाती क्या हम अधिशोषण कह सकते हैं? तो यहां पर सबसे ज्यादा क्रांतिक ताप SO2 का, फिर CH4 का, देन H2 का मिल रहा है। तो इसके लिए एडजॉर्प्शन का सही करेक्ट ऑर्डर क्या है? बी, ठीक। इस तरह से हमारे पास यहां क्या पूरे 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, जिनमें हमने कई सारे ट्रिक, कई सारे शॉर्टकट मेथड देखे हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को यहां से देखें, हेल्प लें और अपने आगे आने वाले एग्जाम को और बेहतर बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।